फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के इतिहास में अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में संपन्न हुई। बच्चों, विश्व के इतिहास में जो 18वीं शताब्दी का काल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान ही अमेरिका की क्रांति हुई और उस क्रांति के प्रभाव से फ्रांस की जनता भी जागृत हुई और वहाँ पर भी क्रांति की अलग जगी, जिसके फलस्वरूप राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस में भी एक नए तरह की शासन प्रणाली का और एक नव चेतना का उदय हुआ। यदि हम फ्रांस के इतिहास को देखें तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पर बूर्बो वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक हेनरी चतुर्थ था। हेनरी चतुर्थ का उत्तराधिकारी लुई 13वां नाम मात्र का शासक था। इसके बाद लुई 14वां शासक की दृष्टि से कुछ योग्य था। उसने कई युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों में उसने फ्रांस का राजकोष काफ़ी खाली कर दिया, दरबार की विलासिता पर काफ़ी धन खर्च किया, जिससे फ्रांस के राजकोष पर बुरा प्रभाव पड़ा और वहाँ का राजकोष लगभग खाली हो गया, जिससे फ्रांस को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसी तरह से लुई 15 और लुई 16वें में भी वो योग्यता नहीं थी जो एक शासक में होनी चाहिए। लुई 15 के समय दरबार की विलासिता और युद्धों पर काफ़ी धन खर्च किया गया। इस समय तक राजतंत्र की प्रतिष्ठा जनता के समक्ष काफ़ी गिर चुकी थी। लुई 16वां जब शासक बना बच्चों, तब उसकी आयु 20 वर्ष थी और उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह शासन की बागडोर को संभाल सके। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसके शासनकाल में उसकी जो पत्नी थी मेरी अंतवानेत, यह ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वर्ग की राजकुमारी थी। तो लुई 16वां के अयोग्य होने से इसकी रानी मेरी अंतवानेत का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दिनों दिन इसके अत्याचार बढ़ते गए, इसकी विलासिता बढ़ती गई। तो जनता इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गई कि अब अमेरिका की भांति फ्रांस की जनता भी इन विलासितापूर्ण राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से मुक्त होने के लिए क्रांति की बात सोचने लगी। इस तरह फ्रांस की क्रांति निरंकुश सत्ता के विरुद्ध व फ्रांस में सामाजिक और आर्थिक असमानता के विरुद्ध एक क्रांति थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन कारणों के फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम इनको समझने के लिए अलग अलग भागों में बांटेंगे, जैसे सामाजिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति होने के, बौद्धिक कारण जिसमें हम दार्शनिकों के प्रभाव को देख सकते हैं, और लास्ट में हम देख सकते हैं आर्थिक कारण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या रहे। फ्रांस की क्रांति को यदि देखा जाए तो वह निरंकुश सत्ता जो थी, वहाँ पर बूर्बो वंश का जो शासन था उसके विरुद्ध कम थी। वहाँ जो सामाजिक असमानता थी उसके विरुद्ध ज़्यादा थी, क्योंकि फ्रांस में समाज सामाजिक दृष्टि से 3 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था, जिन्हें बोलते थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में धर्माधिकारी वर्ग आते थे, जिसमें पोप के अधीन काम करने वाले कार्डिनल, बिशप आदि चर्च के सभी अधिकारी इसमें शामिल थे। द्वितीय स्टेट में सामंत वर्ग के लोग शामिल थे और तृतीय स्टेट में सामान्य वर्ग के लोग, जिसमें किसान, बुर्जुआ, मजदूर आदि सभी लोग इसके अंतर्गत आते थे। इस तरह से समाज को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट को सुविधा प्राप्त वर्ग
और जो तृतीय वर्ग था, सामान्य वर्ग लोगों का, उसको सुविधाहीन वर्ग के नाम से जाना जाता था। प्रथम स्टेट में, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि प्रथम स्टेट में जो धर्माधिकारी थे, पोप थे, बिशप थे, जितने भी उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी थे चर्च में, उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से चर्च के पास अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। चर्च आध्यात्मिक सेवाओं के बदले कर वसूल करता था। चर्च में विलासिता और भ्रष्टाचार की स्थिति कायम थी। फ्रांस में धर्माधिकारी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का कोई कर नहीं देते थे। ये लोग अपनी विलासिता पर, अपने महलों पर, अपने जीवन के विभिन्न खर्चों के लिए काफ़ी धन व्यय करते थे। जो द्वितीय स्टेट था, इस तरह से क्या हुआ कि दिनों दिन प्रथम जो धर्माधिकारी वर्ग था, उनकी विलासिता और खर्चे दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। द्वितीय स्टेट में जो सामंत वर्ग था, वो वंशानुगत वर्ग था। सामंत किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष कर राजा को नहीं देते थे और इसके अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष तरह के करों से भी वो मुक्त थे। एक तरह से उनके पास क्या था, ये विशेषाधिकार था। इनके पास शिकार और मछली पकड़ने के विशेषाधिकार थे। अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण जो होता था राज्य में, उससे ये मुक्त थे। इस तरह से सामंत वर्ग को समाज में विशेष सुविधाएं दी गई थी। तृतीय स्टेट को, जिसे सुविधाहीन वर्ग भी कहा जाता था, इसमें किसान और बुर्जुआ वर्ग के लोग शामिल थे। ये दोनों जो वर्ग थे ऊपर के, हमने पढ़ा था प्रथम और द्वितीय, ये सभी किसी न किसी तरह से क्या था बच्चों, सभी तरह के करों से मुक्त थे लगभग। लेकिन तृतीय स्टेट में शामिल किसानों को 3 प्रकार के कर देने होते थे। ये सम्राट को, सामंतों को और चर्च को कर देते थे। मतलब करों की मात्रा भी ज़्यादा थी और ये तीनों को उनको अलग अलग देना होता था। राजा को यह प्रत्यक्ष रूप से कर देते थे। जो मेन उस समय कर प्रचलित थे, उसमें पहला था टेले, यह एक भूमि कर था। दूसरा गैबल, जो नमक पर कर था। तीसरा विंग टाइम, ये आय पर लगाया जाने वाला कर था और यह आय का 5% तक वसूल किया जाता था। कौरवी, सड़कों पर श्रम, सड़कों का निर्माण करना, ये किसानों का मुख्य दायित्व माना जाता था। एक और अनिवार्यता हुई थी तृतीय स्टेट के साथ में कि जो अविवाहित किसान थे, उनके लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य माना गया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रचलित हो गई, क्योंकि लोग जल्दी शादी करके इस सैनिक अनिवार्यता से मुक्त होना चाहते थे। इस तरह से किसानों को, चर्च को, धर्माधिकारियों को भेंट के रूप में, फीस के रूप में, किसी न किसी रूप में कई प्रकार से करों को देना होता था। अब इन परिस्थितियों में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो तृतीय स्टेट था, इसमें जो शिक्षित वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग था, उनके एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग कहा गया, जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो समय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन लोगों ने धीरे धीरे इन स्थितियों को समझा कि किस प्रकार से चर्च की, पोप की स्थिति महत्वपूर्ण है और हम जैसे लोगों को, तृतीय स्टेट के लोगों को, सरकार को विभिन्न प्रकार के करों को देना होता है। तो इससे उनमें क्या हुआ कि विरोध की भावना जागृत होने लगी और उन्होंने लोगों को क्रांति करने के लिए, इन अव्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए प्रेरित किया और इसी के तहत फ्रांसीसी क्रांति का किसी न किसी रूप में प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण है क्रांति का राजनीतिक कारण। इसमें पहला है निरंकुश शासन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो फ्रांस का बुर्बो वंश था, उसमें लुई
13, लुई 14, लुई 15 और लुई 16। ये सभी में हालांकि कुछ योग्यता थी, लेकिन फिर भी इनमें जनता की भावनाओं को समझने, उदारता से शासन करने की कहीं से भावना नहीं थी। इन लोगों ने अपने शासनकाल में निरंकुश शासन प्रणाली, विलासितापूर्ण जीवन पर विशेष रूप से ध्यान दिया, जिससे धीरे धीरे जनता में राजतंत्र के प्रति भावनाएं कमज़ोर हुई। इनकी बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए फ्रांस का राजकोष शीघ्र ही खाली हो गया। लुई 16 की रानी मैरी अंतवानेत ने विभिन्न प्रकार से राजकोष को खाली किया, जिससे धीरे धीरे जो फ्रांस की जनता थी उनमें इस निरंकुश शासन के प्रति आक्रोश की भावना जन्म ले रही थी और यहीं से क्रांति का प्रारंभ हुआ। दूसरा पॉइंट है राजनीतिकरण में केंद्रीकृत शासन। जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी वह पूर्णतः केंद्रीकृत थी। शासन संचालन का जो दायित्व था वो वर्साई के महलों में एक शासन परिषद को था और इसका नेतृत्व कुछ मुट्ठीभर चुने हुए लोगों में था और सम्राट इन कार्यों में रुचि नहीं लेता था। तीसरा है प्रशासनिक और न्यायिक अव्यवस्था। फ्रांस में जो नियम थे, कानून थे, वो सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कानून और नियम थे। एक राज्य के और नगर के जो कानून थे वो अन्य राज्यों और नगरों के कानून से भिन्न थे। इस तरह से क्या था कि विभिन्न प्रणालियों के कार्य करने से वहाँ पर शासन में और न्याय व्यवस्था में एकरूपता नहीं थी और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। अगला है फ्रांस में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का अभाव। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का फ्रांस में अभाव था। जिस तरह से इंग्लैंड में संसद थी वहाँ, लेकिन फ्रांस में इस तरह की कोई संस्था नहीं थी। पेरिस व अन्य प्रमुख नगरों में एक संस्था थी जिसे पार्लिमा कहा जाता था। यह एक न्यायिक संस्था थी और यह संस्था फ्रांस के सम्राट के आदेशों को कानूनी पुस्तकों में लिखती थी और दर्ज करने के बाद ही वह कानून माना जाता था। लेकिन यह संस्था किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी और शासन का संचालन करने के लिए यह उपयुक्त नहीं थी। एक स्टेट्स जनरल और संस्था थी। यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट की संस्था थी। राष्ट्रीय संकट के समय सम्राट इसकी जो मीटिंग थी वो बुलाता था। तीनों स्टेट के लोग अलग अलग बैठकर इसकी जो बैठकें थे वो करते थे और जो इनका निर्णय होता था वो राजा पर बाध्य नहीं होता था। इस तरह पार्लिमा और स्टेट जनरल जैसी संस्थाएं इस समय कार्यरत थी। अगला पॉइंट है राजनीतिक कारण में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। मैंने आपको बताया पहले भी कि 18वीं शताब्दी में 1776 के आसपास अमेरिका में क्रांति हुई और इसी का प्रभाव फ्रांस की जनता पर भी पड़ा। लेफायते जो फ्रांसीसी सेनानायक के नेतृत्व में जब फ्रांस की सेना अमेरिका भेजी गई अमेरिकी क्रांति में सहयोग करने के लिए, तो उसने वहाँ से लौटकर सेना को स्वतंत्रता और समानता का संदेश दिया, जिससे लोगों में, साथ ही सेना में एक नई चेतना जागृत हुई और वह भी इस बात के लिए तैयार हुए कि हम भी इस तरह की शासन प्रणाली से मुक्त होकर एक नई शासन प्रणाली और एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कारण है बच्चों बौद्धिक कारण, जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि दार्शनिकों का, जो पढ़े लिखे लोग थे, संपन्न वर्ग के लोग थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। पहला था यहाँ का दार्शनिक फ्रांस का वोल्टेयर। यह एक दार्शनिक, कवि, साहित्यकार और नाटककार था। इसने ओडाइप नामक एक दुखांत नाटक लिखा। उसे राज्य से निष्कासित किया गया। कुछ समय तक वह इंग्लैंड में रहा और वहाँ पर एक ब्रिटिश समाज पर एक पुस्तक लिखी जिसे चर्च के द्वारा सार्वजनिक रूप से जला देने के आदेश दिए गए।
इस तरह से वोल्टेयर के प्रभाव के विचारों का वहाँ की जनता पर प्रभाव पड़ा। मोंतेस्क्यू अगले यहाँ के दार्शनिक थे, ये राजनीतिक विचारक थे और ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली थी, ब्रिटिश समाज था, उससे अत्यधिक प्रभावशाली थे। ये प्रभाव था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। उन्होंने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक लिखी जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होनी चाहिए और उनमें एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देकर एक नई सरकार की शासन प्रणाली को जनता के सामने प्रस्तुत किया। अगले दार्शनिक थे उस समय रूसो, जिनका जन्म जेनेवा में हुआ। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी और सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार इन्होंने माना कि मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, लेकिन समाज के कुछ समृद्ध और धनी गरीबों के लोगों के साथ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो गरीबों के साथ समझौता करते हैं। इसका जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत था, वो फ्रांस की क्रांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया और इसे आधुनिक प्रजातंत्र का संस्थापक माना जाता है और फ्रांस की क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जनता की मानसिकता को अपने विचारों के द्वारा परिवर्तित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं 2 या 3 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? वोल्टेयर, मोंतेस्क्यू और रूसो, ये 3 प्रमुख वहाँ के दार्शनिक और सुधारक थे। अगला कारण हम लेंगे बच्चों, आर्थिक कारण। जब भी किसी देश में क्रांति शुरू होती है तो उसका मुख्य कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति होती है या सामाजिक स्थिति होती है या राजनीतिक स्थिति होती है। इसी तरह फ्रांस में भी क्रांति से पूर्व की जो आर्थिक संकट की स्थिति थी, उसने जनता को जागृत किया कि देश की स्थिति को यदि सुधारना है तो हमें उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। इसमें आर्थिक कारणों में जो मुख्य कारण थे, उसमें पहला कारण था कि जनता से वसूल किया जाने वाला कर। हमने पहले भी करों के बारे में पढ़ा। तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उनके द्वारा उनसे राजा द्वारा, चर्च के द्वारा विभिन्न प्रकार के करों को वसूला जाता था, जिससे जनता की स्थिति, आर्थिक स्थिति अब तक काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। अगला है फ्रांस में कार्यरत वित्तीय संस्थाएं। फ्रांस में स्थित वित्तीय संस्थाओं से राज्य लोन लेता था, लेकिन उन्होंने भी अब समय के साथ इन संस्थाओं ने अब क्या किया, धीरे धीरे ऋण लेना मना कर दिया, क्योंकि वे ऋण देने की स्थिति में नहीं थी, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अतः इस स्थिति को, फ्रांस को आर्थिक संकट से बचाने के लिए केवल एक ही उपाय था कि धर्माधिकारियों पर भी और जो विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग भी, उनसे भी कर की वसूली की जाए। धर्माधिकारियों को, सामंतों को इस बात के लिए जागृत किया जाए कि देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कर देना जरूरी है। इस समय के जो मुख्य मंत्री थे फ्रांस के, वो थे तुर्गो, जो लुई 16वां के समय वित्त मंत्री वोल्टेयर का घनिष्ठ मित्र था। इसने श्रेणी प्रथा को समाप्त करने, जो गिल्ड प्रणाली समझाई थी मैंने आपको, वह कर मुक्त धान के व्यापार पर बल दिया, लेकिन सामंतों ने इसका विरोध किया और 1776 में इसको पद से हटा दिया गया। इसके बाद जैकस नेकर
जो बैंकर और वित्त विशेषज्ञ था, ने फ्रांस की अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने शामिल हुआ था और इस दौरान फ्रांस के लिए ऋण उपलब्ध करवाया। उसने राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया, लेकिन मेरी अंतवानेत के प्रभाव से लुई 16 ने उसको वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। क्लोन, जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री था, उसने सामंतों पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके दबाव में लुई 16 ने असेंबली ऑफ नोटेबल्स, जो सामंतों की सभा थी, उसकी एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सामंतों पर कर लागू नहीं किया जाए, कॉरवी को समाप्त किया जाए, क्लोन को पद से हटा दिया जाए, वित्तीय संकट पर विचार करने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाया जाए। इस तरह सामंतों के प्रभाव के कारण यह कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया। जेकस नेकर और एल ब्राउन आदि कुछ प्रमुख वित्त विशेषज्ञ हुए, जिन्होंने फ्रांस को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जेकस नेकर ने फ्रांस को वित्तीय संकट से बचाने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव लुई 16 के सामने रखा। जुलाई 1788 में लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का फैसला किया और इसके बाद 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग का उद्घाटन हुआ लुई 16 के द्वारा। और जैसे ही उद्घाटन हुआ तो उसके बाद एक विवाद हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ध्यान रखना इसमें सामान्य वर्ग के लोग थे, किसान, मजदूर, बुर्जुआ वर्ग के लोग, उन्होंने ये मांग की कि तीनों स्टेट के सदस्य एक साथ मिलकर एक स्थान पर बैठक करें और दूसरा, बहुमत से लिया गया निर्णय राजा पर भी बाध्य होना चाहिए। लेकिन जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे बच्चों कि तीनों स्टेट के लोग एक साथ बैठकर एक स्थान पर बैठक करें। तो धीरे धीरे जो विवाद था ये बड़ा होता गया और उसने एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया। राजा का मानना था लुई 16 का कि वह सेना का प्रयोग करके तृतीय स्टेट को दबा सकता है। तो तृतीय स्टेट पर भी दबाव था, तो उन्होंने क्या किया, 17 जून 1789 को स्वयं को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और दोनों स्टेट के सदस्यों को भी आमंत्रित किया कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली ने अपनी बैठक बुलाई, लेकिन क्या हुआ कि जिस हॉल में बैठक बुलानी थी वहाँ पर लुई 16 ने क्या किया, ताले लगवा दिए। तब राष्ट्रीय सभा के लोगों ने क्या किया, पास में एक टेनिस खेलने का एक मैदान था, टेनिस कोर्ट था, वो था खुला हुआ था, तो वो लोग वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने शपथ ली, मीटिंग करी, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789। और इन्होंने यहाँ पे एक शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए हम एक अलग से संविधान नहीं बना देंगे। इसका अध्यक्ष था जीन बेली। इस तरह से टेनिस कोर्ट की शपथ के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग को रखा। 23 जून 1789 को राजा ने लुई 16 ने एक विशेष शाही सत्र का आयोजन किया और एक घोषणा की। इस घोषणा के द्वारा राजा ने क्या किया, चिढ़ा हुआ तो था ही सही वो तृतीय स्टेट के लोगों से, तो उसने क्या किया, उनकी जितनी भी गतिविधियां थी उनको अवैध घोषित कर दिया कि ये सही नहीं है। दूसरा, उसने ये आदेश दिया कि तीनों स्टेट के सदस्य पृथक पृथक सभाएं करें।
इसके बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस किया कि मैंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस तरह से उसने अपनी घोषणा कर दी। तो उस स्थान से प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग चले गए, लेकिन तृतीय स्टेट के सदस्य वहीं बैठे रहे। तब इस सम्मेलन के प्रमुख ने, सम्मेलन हुआ था वहाँ पर शाही सत्र में, उसके अध्यक्ष ने इनको जाने का आदेश दिया। तो इस स्थिति में वो लोग वहीं डटे रहे और 25 जून 1789 को प्रथम और द्वितीय स्टेट के कई सदस्य राष्ट्रीय सभा में शामिल हो गए और 27 जून 1789 को राजा ने तीनों स्टेट की सम्मिलित बैठक बुलाने का आदेश दिया, क्योंकि झुकना पड़ा उसको तृतीय स्टेट की मांग के सामने। 11 जुलाई 1789 राजा ने लुई 16 ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की और उसने नेकर को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया और उसके सहयोगियों को भी, जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर से हटा दिया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पेरिस में राजा के विरुद्ध दंगे शुरू हो गए। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के जेल में आग लगा दी गई। एक 8 मंजिला जेल था पेरिस के पूर्व में। इसी समय एक आदेश जारी किया कि सम्राट का शाही आदेश था, जिसमें उसने कहा कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से बेस्टिल दुर्ग की जो घटना थी वो फ्रांस की बूर्बो वंश की निरंकुशता का सूचक था। इस तरह से यहाँ पर आग लगाकर बूर्बो वंश की जो निरंकुशता थी उसके सूचक को हटा दिया गया। इस तरह से वो जहाँ के दार्शनिक थे, जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जो वहाँ की जनता थी फ्रांस की, उन्होंने विभिन्न इन कारणों से परेशान होकर अपने विरोध को व्यक्त किया और इसी के तहत क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर क्रांति किस तरह हुई, किस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग डेट का ध्यान रखिएगा, कब हुई क्रांति, कौन यहाँ के दार्शनिक थे प्रमुख, वित्त मंत्री कौन कौन थे, और टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई, आदि जैसी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।